पहाड़ी कबीला के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एसटी स्टेटस देने जा रही है, उसके लिए बिल ऑलरेडी पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है और खबर यह है कि आने वाले कुछ दिनों में उसके ऊपर बहस भी होगी और बिल के पास होने की भी 100% गारंटी है, क्योंकि एनडीए के पास मेजॉरिटी है, 303 के करीब अपने भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं और उसके अलावा अगर एनडीए के घटक दल भी मिला दिए जाएं तो उनके पास इतना बहुमत है कि ये बिल आसानी से पार्लियामेंट में पास हो जाएंगे। अब इस नाजुक मामले के ऊपर सभी लोग बात कर रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त गुज्जर बकरवाल कबीला के एक बड़े प्रोमिनेंट और एक बड़े काबिल तरीन एक्टिविस्ट, ट्राइबल एक्टिविस्ट डॉक्टर जावेद राही हैं। डॉक्टर साहब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी कबीला, इन दोनों कबीलों को लेकर हर जगह ये बात कही जा रही है कि दोनों कबीले एक जैसे हैं, एक जैसे इलाकों में रहते हैं, एक जैसे हालात से दोनों दो चार हैं, कोई फर्क दोनों कबीलों के बीच में नहीं है। ये एक एकेडमिक डिबेट है और इस एकेडमिक डिबेट में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई यही है सदाकत या सच्चाई कुछ और है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि गुज्जर बकरवाल कबीला और पहाड़ी कबीला, आप दोनों कबीले राजौरी पुंछ में ज्यादातर आबादी वहीं पे है और उसके बाद करना, कुपवाड़ा, टंगधार, उड़ी, बारामुल्ला और जो कोई एक सेंसस हुआ उसमें तो ये भी बताया गया कि पहाड़ी कबीला के लोग तो श्रीनगर में भी रह रहे हैं। तो आपसे समझना चाहूंगा कि बेसिक डिफरेंस पहाड़ी कबीला और गुज्जर बकरवाल कबीला के बीच में कोई है भी या नहीं है, या यही हकीकत है कि ये तो दोनों एक ही हैं, कल्चर एक है, सब कुछ सेम है। देखें, जो गुज्जर बकरवाल हैं, पहले तो गुज्जर बकरवाल में फ़र्क समझ लेते हैं कि गुज्जर जो है ना एक कास्ट है और बकरवाल एक तरह का पेशा है, लेकिन कई जगह पे पेशा भी लिखा हुआ है कास्ट की जगह, क्योंकि राजा के दौर में कास्ट लोग चेंज करके एग्रेरियन में जा रहे थे। मतलब कोई अगर प्रोफेशनल क्लास का था, नाई था, लोहार था, तरखान था, तो वो जा रहा था, तो उसमें एक बैन लगा दिया गया कि जो आदमी काम करता है, प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशन ही करेगा अपना, एग्रेरियन में नहीं जाएगा। तो इसलिए उनको ना कास्ट की जगह उन्होंने प्रोफेशन भी लिखा है, जिसमें बकरवालों का जिक्र जो है 1901 के बाद आना शुरू हुआ और अभी तक वो है। वो एक सेगमेंट है गुज्जर बड़े कबीले का, क्योंकि उनकी कास्ट सिस्टम, क्लैन सिस्टम वगैरह सब सेम है। मतलब बड़े बड़े लीडर बकरवाल हैं, लेकिन आप उनको गुज्जर लीडर समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मसलन जैसे मियाँ साहब भी प्रोफेशनली वो हज़ारा से आए थे बकरवालों के बड़े कबीले के साथ, तो लेकिन उनकी कास्ट गुज्जर है। अच्छा, उसके बाद ये जो क्या क्या हारून साहब या बड़े बहुत सारे बड़े कबीले हैं रियासी के जितने, तो ये सारे मतलब कास्ट इनकी गुज्जर है, इनकी सर्टिफिकेट गुज्जर के नाम पे है, तो प्रोफेशनली बकरवाल हैं। तो इस तरह से मगर बकरवाल गुज्जर में कोई एक थिन सा वो है ना बीच में, जैसे सेगमेंट होता है एक सोसाइटी के अंदर, एक सेगमेंट होता है, इसी तरह हमारे दोदी भी हैं। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि गुज्जर कबीला जो है वो जो गुज्जर बकरवाल ट्राइब है, ये गुज्जर ट्राइब है, लार्जली ये कास्ट बेस आइडेंटिटी है। अगर मैं गोजरी जुबान नहीं बोलता तो भी मैं गुज्जर हूँ। अगर वो किसी जगह भी रहता है, कहीं भी रहता है, वो कास्ट से ड्राइव होने वाली आइडेंटिटी है गुज्जर आइडेंटिटी। वाइल एज पहाड़ी आइडेंटिटी लैंग्वेज से ड्राइव होने वाली आइडेंटिटी है। कास्ट से ड्राइव होने वाली आइडेंटिटी ब्लड से ड्राइव होती है, एक कॉमन इंसेस्टर से ड्राइव होती है। वाइल एज जो लैंग्वेज से ड्राइव होने वाली आइडेंटिटी है वो सिर्फ उसका जो बाइंडिंग फोर्स है वो जुबान है। ठीक है, अगर एक आदमी कुपवाड़ा में रहता है तो वो अपने आप को तभी पहाड़ी बोल सकता है जब वो पहाड़ी बोलता होगा। अगर वो पहाड़ी नहीं बोलता है तो वो पहाड़ी नहीं है। और कुपवाड़ा में रहने वाला एक गुज्जर अगर कश्मीरी बोलता है तो वो गुज्जर है। अगर जुनेद हाशमी जो है ना वो अरब ओरिजिन
का है, उसकी अगर जुबान होगी अरबी तो वो यहाँ पे अरबी नहीं है। अगर उसकी कास्ट सैयद है तो वो हर जगह जाएगा, वो सैयद है। तो बेसिक फर्क ये है कि जो गुज्जर कबीला है या ना ट्राइब है, ये कास्ट से ड्राइव करता है अपनी आइडेंटिटी को, वाइल एज पहाड़ी जो है वो लैंग्वेज से ड्राइव करता है अपनी आइडेंटिटी को। ये तो बिल्कुल समझ में है, क्योंकि ये तो लैंग्वेज पर ही, जुबान पर ही ये। हाँ, तो जितने भी ट्राइब हैं इंडिया के अंदर, या मतलब जो भी ट्राइब हैं, ट्राइब बेसिकली कास्ट है। कास्ट के अंदर जो एक रिदम होता है ना, कि उसके कलर्स अगर हों, कास्ट बेसिकली हर जगह पे जो आप एक एंसेस्टर ड्रा करते हैं उसके आगे कास्ट बनती है। तो अगर वो कास्ट जो है वो अंदर से एक तरह का एग्लिटेरियन कास्ट है, मसलन उनमें इक्वलिटी है, जैसे तमाम सैयद इक्वल हैं, जैसे तमाम गुज्जर इक्वल हैं, चाहे वो मियाँ बशीर साहब के फर्जंद हों, चाहे वो एक दूध बेचने वाला यहाँ हो, या मैं हूँ, या कोई भी, वो हम एक बराबर हैं। तो ये एग्लिटेरियनिज्म जो है वो एक कास्ट के अंदर होता है, ठीक है, एक ट्राइब के अंदर होता है, एक तरह का वो एक वो बनाता है। अब जो हायरार्की जब बन जाती है किसी में, तो जैसे राजपूत हैं, उनमें 4 ग्रुप्स हैं हायरार्किल। मसलन जो जम्मू की बात कर लेते हैं, जैसे जमवाल हैं, जो सीट के ज्यादा नजदीक होगा वो अपर में होगा, और रसियाल मतलब जो दूर हैं, चिब हैं जो दूर हैं, वो नीचे आएंगे। इसी तरह ब्राह्मण में भी हायरार्की है, इसी तरह मतलब डिफरेंट सोसाइटीज में हायरार्की है, राजपूतों में है, दूसरों में है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ट्राइब एक कास्ट होती है, और जो पहाड़ी स्पीकिंग लोग हैं, या फॉर दैट मैटर आज जो पहाड़ी एथनिक ग्रुप उनको बोलते हैं, वो मल्टीपल कास्ट की लेयर्स हैं। उसमें कुछ लोग जो हैं वो अरब से आए हैं, कुछ बुखारा से आए हैं, कुछ मुगल हैं तो मंगोलाइट्स हैं, मतलब उनको जो भी आप बोल रहे हैं। फिर एक ब्राह्मण और हिंदू में जो कास्ट हैं वो यहाँ की हैं, मतलब एक ब्राह्मिक इब्राहिम की जो आइडियोलॉजी में उसमें मानने वाले या उधर से आए हुए हैं, एक यहाँ पे इंडिजीनियस इंडियन है। तो मतलब एक मल्टीपल कास्ट सिस्टम है जो कि इंटायर हिंदू में, हिंदू सोसाइटी में, इंटायर मुस्लिम सोसाइटी में, इंटायर सिख सोसाइटी में, सिख कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 3-4, जैसे ब्राह्मण से जो बने हैं सिख, जो राजपूतों से सिख बने, या फिर ये शेड्यूल कास्ट है या नीचे जातों से बने हैं। तो वो भी एक हिरार्की है सिखों के अंदर भी। मुसलमानों के अंदर एक हिरार्की है कि भाई सैयद ऊपर है, काजी है, मुगल है, कुरैशी है, बेग हैं। मुजफ्फर बेग साहब इनके बड़े लीडर हैं। तो बेग साहब तो तुर्क हैं, क्योंकि वहीं से आया, बेग का सिस्टम ही सारा वहां से आया जब ये लोग आए। तो ये जो जिस तरह गुजर एक कास्ट है, इस तरह मल्टीपल कास्ट बना करके। लेकिन अब ये मामला है कि जब नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की बात करूं मैं, या बात करूं मैं जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जिन्होंने क्या कहते हैं इसको देखा, और रजिस्ट्रार जनरल, जब ये मामला वहां से सब जगह से तय पाया है, तो मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि जब ये वहां से मामला तय पाया, तो क्या ये माना जाए कि अब जुबान भी एक पैरामीटर होगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या आप एसटी हैं या नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले जुबान को लेकर एसटी स्टेटस ना मिला हो। अलग अलग राज्यों से मिसालें मिलती हैं जहां पर जुबान की बिना पर भी एसटी मिला हुआ है, ताकि उसको बचाया जा सके। तो कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर लैंग्वेज बेस्ड एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के लोग हैं, लैंग्वेज बेस्ड, और क्या जम्मू कश्मीर पहली ऐसी एक्सेप्शन होगी? नहीं, प्योरली लैंग्वेज बेस पे नहीं है। जितने भी 700 के करीब 708 हो गए हैं आप, क्योंकि हिमाचल के भी कुछ लोगों को ऐड किया और दूसरी जगह के भी। तो ये ऑलमोस्ट सारी कास्ट हैं, मतलब क्योंकि पहले ये था कि शेड्यूल कास्ट में ही शेड्यूल ट्राइब आते थे, जो आज़ादी से पहले जो लिस्ट बनी थी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। बाद में क्योंकि ये इन्होंने शेड्यूल कास्ट को रखा जो हिंदू कास्ट हैं, जैसे उसमें बुद्ध है, सिख हैं और हिंदू हैं, तो उसी हिरार्की के अंदर जैन भी हैं। तो ये कास्ट जो शेड्यूल कास्ट में आएंगी, ये हिंदू, सिख, जैन, ब्राह्मण में आए। तो उसमें फिर ये एनिमिस्ट थे कुछ, मतलब नेचर की पूजा करने वाले थे। तो कुछ कास्ट को उन्होंने
फिर इन्होंने कहा नहीं ये ना ट्राइबल अलग कर दो इनमें से, लेकिन ओवरऑल जो पूरी आइडेंटिटी है दैट इज एथनोलिंग्विस्टिक, कि भाई उनकी एक कास्ट है और उनकी एक लैंग्वेज भी है, जैसे गुज्जर है उनकी एक कास्ट भी है एक लैंग्वेज भी है, तो उससे वो डिस्टिंक्ट कल्चर बनाती है, फिर लैंग्वेज के साथ फिर उनकी हायरार्की वो सारा कुछ आता है। वाइल एज सिंगल हैंडेडली लैंग्वेज और बहुत सारी कास्ट मिलके बनाती हैं नहीं बनाती हैं, वो इस बार पता चलेगा कि इसमें क्या फैसला होता है आगे चल के। मतलब जो भी चीज़ें देखें, जो एथनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं ना जितने भी हैं, उसके दो तरीके हैं। एक हो गया एक उसकी सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, एक हो गया उसकी जो गवर्नमेंट में चलती है। गवर्नमेंट में ये है कि जो एथनिसिटी है आपकी रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट होती है, कि अगर आपने बोला कि मैं सैयद हूं तो अब वो आपकी एथनिसिटी है, दैट इज योर कास्ट इज एथनिसिटी। कास्ट सेम ब्लड के बंदे को कहते हैं कि उनका 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 पेरेंटल सिस्टम वो हो, कॉमन इंसेस्टर हो, तो उसमें वो एथनिक बनता है। तो एक हो गया एथनिक की मतलब इंडियन एथनिसिटी से बिलोंग करता है, कश्मीरी एथनिसिटी से बिलोंग करता है, एक लार्जर टर्म जो है ना एथनिसिटी की, उसको लेकर के अगर आप किसी को एथनिक कहेंगे, वो है डोगरा भी एक एथनिक है, उसी तरह कश्मीरी पूरा एक एथनिक है। लेकिन जो सेंसेस हुए हैं, देखें इस वक्त तक 15 सेंसेस हो चुके हैं। सबसे पहला सेंसेस जो है 1878 में हुआ, 1878 के बाद 81 में हुआ, और ये जो अगर आज़ादी के बाद की हम बात करें तो ये जो है 7वां सेंसस है जो 2011 में हुआ, अभी हमारा हुआ नहीं। कास्ट सेंसस फिर 2011 में हो गया, लेकिन क्योंकि वो बाहर नहीं आया, उन्होंने कहा कि इसमें कोई करोड़ों गलतियां हैं जो कि बताया गया है, जो कि सरफेस पे आया है, या पार्लियामेंट में एक जवाब में उन्होंने बोला कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, इसलिए ये सामने नहीं आ रहा है। तो जम्मू कश्मीर के अंदर एथनिक जो रिकॉर्ड्स हैं गवर्नमेंट के, एक तो एथनिक रिकॉर्ड गवर्नमेंट के हो गए, एक हम किसी को कह दें कि हम एथनिक ग्रुप हैं, तो जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं दैट कम्स फ्रॉम 1878 से लेके मतलब 2011 तक जो है, इसमें आप सस्पेंड समझें कि 51 के बाद नहीं हुआ। लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्होंने 1987 में एथनिक सेंसस किया। 1986-87 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि कितने लोग एथनिक ग्रुप हैं यहाँ पे, और उसका पर्पस था कि उनमें से हमें किसी को शेड्यूल ट्राइब देना है, कुछ लोगों को। तो उसके बेसिस के ऊपर जो है 8 जो जातियां हैं लद्दाख की, बोट, बेदा, मोन, गारा, चंगपा, बल्ती, पुरिकपा वगैरह, इन सबको इकट्ठा करके इनको उन्होंने 89 में दे दिया। गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी 4 एथनिक ग्रुप थे, मतलब जो ड्राइव करते थे उसमें से, एथनिक सर्वे में से, एथनिक सेंसस में से, तो उनको दे दिया गया। तो अब ये है कि कोई कमीशन या कोई स्टडी किसी को एथनिक ग्रुप डिक्लेयर कर सकती है, मतलब उसका कुछ अपना पैरामीटर्स होंगे। लेकिन जो जैसे मैं बताऊंगा अपनी एथनिसिटी कि मैं गुज्जर हूँ, ठीक है, वो मेरे शजरा नसब से भी रिफ्लेक्ट होता है, वो मेरे जमाबंदी से भी होता है, वो मेरे किसी भी रिकॉर्ड से होगा। मतलब मैं अपनी एथनिसिटी अगर मैं बोलूँगा कि नहीं मेरी एथनिसिटी तो कुछ और है, मिसाल के तौर पे मैं जम्मू कश्मीर का बासिंदा हूँ, वो हूँ, जो भी आप बोल रहे हैं वो रेवेन्यू रिकॉर्ड से फिर करैबोरेट होना चाहिए। ठीक, तो लैंग्वेज कभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं रही है। कभी भी आप किसी भी चीज़ को जो है ना, मतलब लैंग्वेज के साथ मिला के उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो बाय एंड लार्ज जो हमने पढ़ा, जो हमने सेंसस से सीखा, मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अपोज कर रहे हैं कि नहीं उसने क्यों दिया, या ये बात झूठी है, या ये है। तो जो तरीका है, मतलब मंडल कमीशन है, 1980 में मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और 93 में वो लगी। उसने जो ड्राइव किया तरीका वो 1931 की सेंसस थी, उससे कास्ट निकाली ना। जितने भी डिक्लेरेशन ऑफ SC ST OBC हो रहा है, तो सारा जो कास्ट का मंबा है वो तो 1931 का सेंसस है, क्योंकि कास्ट पे फिर बात ही नहीं हुई उसके बाद। बिल्कुल मतलब 31 में उन्होंने तो अंग्रेजों ने तो 1901 से शुरू कर दी, 11 में, 21 में, 31 में, 41 का सर्वे आधा रह गया क्योंकि वर्ल्ड वार चल रही थी, तो कोई ज्यादा आंकड़े उसके सामने नहीं आए।
और ज्यादातर वो लिंग्विस्टिक बेसिस था। तो इसलिए फिर उसके बाद 51 के बाद इन्होंने सोचा यार मतलब ये कास्ट वाला सेंसस नहीं करना है ना, मतलब इससे और हमारे अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, हालांकि मतलब वो कास्ट फिर भी प्ले कर रही है हर एक चीज में। तो फिर जम्मू कश्मीर में इन्होंने एक एक्सेप्शनल एक स्पेशल सेंसस करवा दिया इसका क्या कहते हैं एथनिक ग्रुप्स का, और उसके अंदर कुछ एथनिक ग्रुप्स बहुत सारे निकल के आए हैं जो बहुत सारी जुबानें बोलते हैं, पहाड़ी बोलने वाले भी एथनिक। जावेद साहब ऐसा क्या हुआ था कि 1989 में एसटी दिया गया लद्दाख में 8 एथनिसिटीज को, गुजर बकरवाल कबीला को उस समय इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। क्या आप उस समय क्वालिफाई नहीं करते थे, या बाद में ये सच्चाई है कि आपको भी सिर्फ और सिर्फ सियासत को ध्यान में रखते हुए और आपके वोट वेटेज को ध्यान में रखते हुए आपको भी एसटी स्टेटस दिया गया? क्योंकि पहाड़ियों का ये क्लेम है और बार बार उसको वो दोहराते भी हैं कि उस समय हमको मिलना था और ये गुजर बकरवाल कबीला को मिला। तो अगर आप एथनिसिटी की बात करते हैं 90s में भी तो मुझे लगता है कानून कुछ इसी तरह का रहा है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर आपने एक सर्वे कराया और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं 8 कास्टें 8 एथनिसिटीज वहां पर कास्ट हैं वहां पर लद्दाख में जिनको एसटी दिया जाना चाहिए, लेकिन गुजर बकरवाल को नहीं दिया गया और बाद में 91 में इंक्लूड किया गया। तो बारहा ये बात कही जाती है जी कि उस वक्त बहुत ताकतवर गुजर बकरवाल लीडर थे जिनका इतना रसूख था, जिन लोगों ने बाद में करवा लिया। एक तो 91 में सरकार ही नहीं थी तो लीडर क्या करेंगे, एक दूसरा ये कि दिल्ली में भी कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी, लेकिन यह है कि लीडर थे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी कि जो वो राजेश पायलट के साहब के ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं। तो ऐसा नहीं था, दिल्ली में कोई ऐसी सरकार नहीं थी उस वक्त, चंद्रशेखर जी थे। जहां तक ये आपने पूछा कि भाई 89 में अगर उनको दे दिया गया तो इनको क्यों छोड़ दिया गया, उसमें सर्टन क्लैरिफिकेशन थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के लोगों ने आके जम्मू कश्मीर में विजिट किया, लद्दाख में और पुंछ जोरी में जो भी क्लेम गए हुए थे उनके ऊपर। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट में सर्टन क्लैरिफिकेशंस थी। ये उस समय रजिस्ट्रार जनरल ने सारी एक्सरसाइज किया, उनके कागज है मेरे पास। इस बार भी आए थे रजिस्ट्रार जनरल साहब? नहीं, इस रजिस्ट्रार जनरल की टीम आई थी यहाँ पे पहाड़ी स्पीकिंग को लेकर के, और जो रजिस्ट्रार जनरल के कागज जो बताते हैं वो ये कि यहाँ आए थे, यहाँ गेस्ट हाउस में ठहराए गए थे। फिर उन्होंने लिखा कि हमारे साथ हमें कुछ मतलब जाने में दिक्कत हुई क्योंकि मिलिटेंसी थी, एरिया मिलिटेंसी थी, इसलिए हम नहीं जा सके। कहाँ पे मिलिटेंसी थी? मतलब जम्मू कश्मीर में जब ये आए पीछे, मतलब 2004 में 4-5 में। अच्छा। तो यहाँ आए तो मिलिटेंसी थी, तो इसलिए मतलब जो उनके कागज बोलते हैं। तो फिर ये चले गए थे वापस, फिर इनको कहा आप खुद स्टडी करा लो। तो फिर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो उन्होंने लिखा है कि भाई आप यहाँ पे जो पहाड़ी स्पीकिंग के अंदर जो कॉमन एथनिक ग्रुप्स हैं उनकी एक सोशो इकोनॉमिक स्टडी करा लो, जो अमीन पीरजादा साहब ने की थी। तो जो हमारा मसला था ना, जो आपने पूछा क्वेश्चन, में उसकी तरफ वापस आता हूँ, वो ये है कि उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी, सर्टन अदर क्लैरिफिकेशन जो कि इनको सरकार को देनी थी। वो जब क्लैरिफिकेशन कंप्लीट हुई तो इन्होंने कहा यार इसमें कोई ना 1-2 चीजें और भी डाल दो, जिसमें कि सरकार चाहती थी 89 में कि कुछ और ग्रुप्स भी डाल दिए जाएं इसमें। उसमें वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे अरगोन पे। अरगोन हो गए जो कश्मीरी यहाँ से मुस्लिम ऊपर गए हुए हैं लद्दाख में। जब आपने लद्दाख के 8 ग्रुप्स को दे दिया तो वो जहाँ पे जो कश्मीरी यहाँ से कारोबार के सिलसिले में गया और वहीं बस गया, उसको वहां की जुबान में अरगोन बोलते हैं, तो उनको क्यों लेफ्ट कर दिया? तो वो कुछ मसला था एथनिसिटी का, कोई ट्राइबल कैरेक्टरिस्टिक का। तो इन्होंने कहा प्यारेलाल हंडू जी उस वक्त वहां जो एज पर जो कागज बताते हैं कि प्यारेलाल हंडू जी उस वक्त पार्लियामेंट के मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर देखते थे, तो उन लॉ और पार्लियामेंट्री अफेयर के मिनिस्टर थे JNK के। उन्होंने कहा कि अरगोन को दे दो, तो उन्होंने लिखा जी अरगोन को आपने छोड़ दिया, अरगोन को दे दो। तो इसी पे मिर्जा रशीद साहब उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस वक्त बोला कि पहाड़ी को भी दे दो। तो 8/8/1989 को फारूक साहब के सिग्नेचर से एक चिट्ठी गई जिसमें गुजरों की क्लैरिफिकेशन थी, सर्टन बकरवाल गद्दी सिपी लोगों की क्लैरिफिकेशन दी हुई थी, और उसमें ये बताया हुआ था इन्होंने कि पहाड़ी को डिफाइन किया होता। उन्होंने कहा कि पहाड़ी वो लोग हैं, इसमें जो डिफाइन किया हुआ लेटर में 8/8/1989 के साइंड बाई द देन चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला साहब।
क्योंकि अब ये हिस्ट्री का एक ना रिसर्च का टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वो कोई ऐसा छुपा हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो, क्योंकि हर जगह ये लगा, उसमें लिखा हुआ है जी ये अफगान आए जम्मू कश्मीर में और वो यहाँ पे हुकूमतें की, उन्होंने यहाँ पे रहे। तो वो जो लोग आए उनके जब गुजरों के साथ रिश्ते हुए तो इंटरमिंगलिंग के बाद जो फाइनल जो मतलब रिजल्टेंट आइडेंटिटी इज पहाड़ी। ठीक। तो ये इन्होंने फारूक साहब ने साइन किए हुए हैं उस चिट्ठी पे, और वो चला गया कि अफगानों और गुजरों की इंटरमिंगलिंग से एक और कास्ट बनी हुई है पहाड़ी, आप इसको लेफ्ट नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार जनरल के पास ये चला गया, तो रजिस्ट्रार जनरल ने ऑलरेडी कुछ ट्राइब पे काम किया हुआ था, तो उन्होंने पहले एथनिक सर्वे देखा, उसमें देखा कि वो नहीं है। दूसरा उन्होंने चिट्ठी लिखी कि या ये अफगान हो सकते हैं या ये गुजर हो सकते हैं, मतलब पहाड़ी कैसे हो सकते हैं। अफगान और गुजरों की इंटरमिंगलिंग में बाप या गुजर होगा या अफगान होगा, तो ये मतलब पहाड़ी कैसे हो सकते हैं। तो वो एक तरह का वो फिर वो इन्होंने ये छोड़ दिया। फिर जो नेक्स्ट चिट्ठियां गई उसमें इन्होंने पहाड़ी स्पीकिंग लिखा। तो मेरा ये कहने का मतलब है उस वक्त डिफाइन किया इन्होंने। तो हमारा जब दोबारा 8889 को दोबारा चला गया केस, दोबारा से उन्होंने एग्जामिन किया, सर्टन उसमें क्लैरिफिकेशन थी। एक तो ये था कि मतलब कुछ यहाँ की जो आबादी के हिसाब से, कोई एडजस्टमेंट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से उन्होंने कुछ पूछा हुआ था जिसका उन्होंने जवाब दे दिया था। तो उसको फिर बुनियाद बनाते हुए 1991 में गुजरों को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिकमेंड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ के हिमाचल में ऑलरेडी ये शेड्यूल ट्राइब हैं। उसमें लिखा हुआ है रिकमेंडेशन में कि गद्दी, सिपी और गुजर बकरवाल दोनों हिमाचल के अंदर चूंकि शेड्यूल ट्राइब हैं और सिमिलर यही लोग वहां गए हुए हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, तो ये सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के मालिक हैं, लिहाजा इनको उस बुनियाद के ऊपर कि वो वहां आए। और मोर ओवर जो 88 में जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के लोग आए थे उनकी स्टडी के ऊपर। तीसरा 1941 में इनको एनिमिस्ट बताया हुआ है, रिलीजन की कैटेगरी में इनको बताया हुआ है ये नेचर परस्त हैं, ये मतलब दरख्त के ऊपर भी टल चढ़ा देते हैं, ये पानी को भी वो ऑफरिंग करते हैं, पीरों को मानते हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी जगहों को मानते हैं। तो इसलिए इनमें एनिमिज्म है। तो एनिमिज्म जो है वो आपको डिस्टिंक्ट करता है रिलीजन से, वरना इस्लाम इज ए मॉडर्न रिलीजन। तो इस्लाम के अंदर, मॉडर्न रिलीजन के अंदर आप ट्राइब नहीं हो सकते। तो आपको प्रिमिटिव ट्रीट्स का इम्पोर्टेंट है कि आप किसी देवता आपके अपने होने चाहिए, आपकी सारी चीजें अपनी होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ड्राइव किया उससे कि 1941 का जो सेंसस था उससे ये ड्राइव किया कि एनिमिस्ट ग्रुप है J&K में, वो लिखा हुआ भी है उन्होंने, अंग्रेजों ने। मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो हैं गुज्जर जो हैं ये इनमें गोत सिस्टम है। गोत सिस्टम हो गया कि हम में खटाने बदाने वगैरह हैं, लेकिन हैं सारे इक्वल हैं, गुज्जर हैं मतलब इक्वल हैं, और मतलब उनमें कोई ऊंच नीच नहीं है, एक ही माँ बाप की औलाद हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये गोत सिस्टम जो है वो हिंदू से आता है। जितने भी लोग बाहर से आते हैं, जैसे मुगल आए हैं तो उनके अंदर गोत नहीं होगी, जैसे सैयद आए हैं तो गोत नहीं होगा, इलाका होगा बुखारी, वो गोत्रा सिस्टम नहीं है, उनके आगे गोत नहीं है। तो जितने भी लोग हिंदू आइडेंटिटी से मुस्लिम हुए हैं तो उनमें गोत सिस्टम है, जट्टू में है, हम में है, कुछ मतलब दूसरे क्लैंस में है, कास्ट में है। तो इसलिए ये क्योंकि एक तो ये अपना लियनेज ड्रा करते हैं हिंदुइज्म से, क्योंकि ट्राइबल या तो एनिमिस्ट है या हिंदू है। गुज्जर फर्स्ट ग्रुप है जो कि इतना बड़ा लार्ज स्केल में जो है वो शामिल किया गया है। बाकी मुस्लिम में कोई मतलब बड़ा ग्रुप नहीं है, बल्कि छोटे से हैं, 55,000 लोग हैं, और क्या हैं, और तो इंडोमान निकोबार के हैं कुछ छोटे से। तो ये लार्जर ग्रुप इसलिए आया कि ये एनिमिस्ट भी है, ये उसके साथ साथ ये भी है। तो ये जो चीजें थी ये इसको बनाती हैं। वाइल एज जो पहाड़ी का आपने बोला कि उन्होंने जो रजिस्ट्रार जनरल की रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि हमने वहां पे 87 में कराया एथनिक सर्वे, तो हमें कोई मिला नहीं ऐसा। और जो जितने भी सेंसस इंडिया के अंदर हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1948 में जो कानून बना है सेंसस का, उसके तहत। उसमें आप गलत जानकारी नहीं दे सकते, मतलब जेल दिया जा सकता है आपको गलत जानकारी देने के लिए। कि वो आके मुझे पूछता है आप कौन सी कास्ट से ताल्लुक रखते हैं, मैं बोलता हूँ मैं गुज्जर हूँ। अब आपकी जी गोद कौन सी है, मैंने बोला जी मैं खटाना हूँ, ठीक है। आपकी जुबान कौन है, मेरी जुबान गोजरी है। आपका प्रोफेशन क्या है जी, हम जो है एग्रो पेस्टोरल हैं, हमारे पास भैंसें भी हैं
और हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर भी, उन्होंने लिखा है एग्रो पेस्टो। तो ये सर्टन चीजें जो है ना इकट्ठी होके ये एक एथनिक ग्रुप बनाती हैं या एक कास्ट के बारे में जानकारी देती हैं। तो जो आपने डिफरेंस बिटवीन गुज्जर एंड पहाड़ी पूछा, उसी के बैकड्रॉप में मैं बताना चाहता हूँ कि गुज्जर एक कास्ट से ड्रॉ करता है अपनी आइडेंटिटी, हाँ, और पहाड़ी जो है वो लैंग्वेज से ड्रॉ करता है। और इस सारे के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं गवर्नमेंट के पास वो सारे सेंसस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब डोर टू डोर। और जो भी आप कोई मतलब सरकार क्या फैसला ले रही है उसका क्या है, गुजरों का पॉलिटिकल है नॉन पॉलिटिकल है, बहस के विषय हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहस का विषय है। हमारा सिर्फ ये है कि जो आपने पूछा कि भाई बीइंग ए रिसर्चर मुझे बताना है कि आपने ये पूछा है, मैंने इसका ये जवाब है हमारा। और जो कागज हैं टाइम टू टाइम वो एक ही रहेंगे, मतलब कोई आदमी इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता कि ना ये चीज नहीं ऐसे है वो ना वैसे है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, डॉक्टर जावेद राही के साथ हमने तफसीलन बात की। वक्त और होता तो लंबी बात करते, लेकिन बेसिक जो चीजें डॉक्टर जावेद राही ने बताई वो एक तो ये साफ कर दिया कि जहां तक गुजर बकरवाल कबीला का ताल्लुक है, इन्हें इनके एथनिक ट्रेट्स डिफाइन करते हैं, एथनिसिटी डिफाइन करती है, कहां से आए हैं, किधर से आए हैं, क्या करते थे, ये सारी चीजें। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पहाड़ी कबीला की बात करते हैं उसको लेकर इन्होंने ये कहा है कि पहाड़ी कबीला का जहां तक ताल्लुक है ये जुबान की बुनियाद पर है। एक और बात है कि बायोग्राफी होती है, मतलब हर एक जो लोग कहीं रहते हैं, जैसे सैयद हैं, उनकी एक ना बायोग्राफिकल अकाउंट है पूरी कम्युनिटी का, वो एक लाइव है, जिंदा है, मतलब कहीं से शुरू हुए हैं तो चल रहे हैं, जिंदा हैं। इसी तरह गुज्जर कहीं से शुरू हुए हैं तो जिंदा हैं, बायोग्राफिकल अकाउंट है। कश्मीर के अंदर जितनी भी किताबें लिखी गई, वाल्टर लॉरेंस ने लिखी, फेडरल ड्रू ने लिखी, कोई अंग्रेज ने लिखी या किसी ने, उसने बताया कि यहाँ गुज्जर रहते हैं। वाइल्ड एज लिंग्विस्टिक ग्रुप के बारे में उसने कोई नहीं बताया कि यहाँ की जुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, या ये कोई मतलब वो आप बोलेंगे जी हम कोई कम्युनिटी बोलेगी उठ के आज के ना जी हम तो पेस्टोरल हैं, हम तो सेम ही हैं, हमारे पास भी बकरियां हैं। हम तो सेंसस में बोला हुआ है, सेंसस 2011 का उठा के देख लें, उसमें लिखा है कि इसके पास कितनी भेड़ें हैं, कितनी बकरियां हैं, सब कुछ उसमें 30 क्वेश्चन है, 30 सवालों के जवाब हैं। जी तो आपने सुन लिया, मामला सीधा सही है कि एकेडमिक सी डिबेट थी और हम ये समझना चाहते थे कि आखिरकार दोनों कबीलों के बीच में फर्क क्या है। मामला अब यह है कि बिल इस समय जो है वो पार्लियामेंट में टेबल हो चुका है, अभी पार्लियामेंट में कुछ और दिन बाकी हैं, देखते ये हैं कि बिल के साथ क्या होता है। इसके बीच में हमारी ये डिबेट और हमारा एकेडमिक डिस्कोर्स जारी रहेगा। पहाड़ी कबीला के भी किसी बड़े लीडर के साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से डॉक्टर जावेद राही गुज्जर बकरवाल कबीला को लेकर एक एकेडमिक डिबेट में साफ तौर पर इन्होंने बता दिया क्या ट्रेड्स थे, कहां से निकले, क्या कुछ हुआ, तो इसी पर कोशिश करेंगे कि पहाड़ी कबीला के भी किसी एक बड़े जानकार आदमी को लाएं और उनसे ये सब समझने की कोशिश करें।